उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हार कर जाएगी अगर राष्ट्रीय लोकदल नहीं होगा। ये परिवारवाद नहीं हो जाएगा। अगर हम काम राजनीतिक क्षेत्र में कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम सत्ता के लिए भी राजनीति करते हैं कि हम सत्ता में रहेंगे तभी जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर पाएंगे। जयंत चौधरी की जाना भी मजबूरी। सारी बातें मान ली, सपा ने कदर नहीं करी। ये वो वाली आरएलडी नहीं रह गई है जो अजीत सिंह के रहते हुए आरएलडी रही। राजनीति में कोई दरवाजे बंद नहीं रहते हैं, राजनीति में संभावनाओं के खेल है और सभी तरह के लोगों को साथ में लिया जाता है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। उत्तर प्रदेश में सियासत अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों चर्चाएं राहुल गांधी को लेकर भी है, यानी कांग्रेस पार्टी को लेकर है, आरएलडी को लेकर, बीजेपी को लेकर। सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं लोकसभा चुनावों को लेकर। सबसे ज्यादा चर्चा दो चीजों की हो रही है। एक तो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा की एंट्री होने वाली है, लेकिन उस एंट्री से पहले ही एक बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल गया। जयंत चौधरी को लेकर खबरें आई। हालांकि कुछ ही दिन पहले अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ एक फोटो एक्स पर पोस्ट करी और उसके बाद गठबंधन को मजबूत दिखाया। जयंत चौधरी ने भी उसको रिट्वीट किया, लेकिन उसके बाद कुछ घटनाक्रम ऐसे बने कि चर्चा होने लगी कि जयंत चौधरी बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी ऑफर कर रही है सीटें, और ये तमाम काफी सारी चीजें आ गई। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के ऑफर की बात कौन कौन सी आ रही है। बीजेपी 4 से 5 सीटें देने को तैयार है, कहा जा रहा है। केंद्र में मंत्री पद देने को कहा जा रहा है जब सरकार बनेगी। यूपी में भी एक मंत्री पद देने की बात हो गई और राज्यसभा भेजने की बात हो गई। तो जयंत चौधरी की अभी तक की हिस्ट्री क्या है? क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे? क्या वो जो इंडिया गठबंधन बना उसको तोड़ेंगे? इन सभी पर आज हमारी पूरी बात होगी। हमारे साथ पूरा एक पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ेंगे बज्जू जी, उसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे नीरज राय, दिवाकर सिंह जेडीयू प्रवक्ता होंगे और अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले नीरज जी, आपसे ही शुरू कर लेते हैं। जयंत चौधरी ने जिस तरह से पहले अखिलेश यादव ने फोटो डाली, अखिलेश के साथ ही रहे, विधानसभा चुनाव उनके साथ लड़ा, और मेरी जहां तक राय शुमारी में है कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी लगभग सभी के साथ गठबंधन में रह चुकी है, बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस। अब एक बार नई राय फिर चल रही है कि जयंत चौधरी बीजेपी में जाने को तैयार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने पिताजी की तरह ही राजनीति खेल रहे हैं, अजीत सिंह की तरह की एकदम हार्ड बार्गेनर बन जाएं, अखिलेश यादव को और सीटें देनी पड़ जाए? जी बिल्कुल कह रहे हैं, सही कह रहे हैं उज्जवल भाई। एक्चुअली है क्या कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लोकसभा चुनाव आता है तो सभी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ इनकी बार्गेनिंग का पूरा प्लान एक्टिव होने लगता है, क्योंकि जानते हैं लोग पैरासाइट की तरह पैरासाइट होते हैं कि उससे सटेंगे तभी इनका विस्तार होगा। और आपने बहुत सही चीज कहा है कि ये अजीत सिंह का भी वो एक रहा है, वो कैरेक्टर रहा है कि जिसके साथ भी रहे हैं उसमें बार्गेनिंग करके रहे हैं, सरकार में रहे हैं और मंत्री भी रहा है। तो इससे भी नकारा नहीं जा सकता है कि जो हालिया में अभी इनकी मीटिंग हुई है और कांग्रेस के साथ या सपा के साथ जो भी चीजें इनकी चल रही है वह सब चीजें सत्ता को पाने के लिए ही है। जो बीजेपी ने माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है, माइंड गेम खेलना शुरू किया है, उस माइंड गेम का यह पहला एक परफॉर्मेंस अच्छा गया है जिससे कि जयंत चौधरी जाएंगे। जयंत चौधरी की जाना भी मजबूरी है। ये वो वाली आरएलडी नहीं रह गई है जो अजीत सिंह के रहते हुए आरएलडी रही। अगर प्रदेश की राजनीति की बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी हो या आरएलडी हो, कांग्रेस की तो बातें छोड़ दीजिए, ये दोनों पार्टियां देश की प्रमुख पार्टी हैं। लेकिन इन पार्टियों का भी देखा जाए 2017 से लेके अब तक जन समस्याओं से सरोकार रखने वाले किसी भी मुद्दे पे ये सड़क पे उतरने का काम नहीं किए हैं। सिर्फ ड्राइंग रूम में कमरे के अंदर बैठकर सिर्फ वही डेंगे हाँकना, ट्वीट मारना, ट्विटर। जी अखिलेश जी निकाल तो रहे पीडीए यात्रा। जी पीडीए यात्रा। जी ये बताइए, पीडीए यात्रा जनता इतना बेवकूफ है क्या? आज भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से अब तक इनको सिर्फ एक वर्ग, जाति वर्ग का मतलब पार्टी बना के रख दिया है, और उसका दुष्परिणाम है कि अगर ये ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़ते हैं, कांग्रेस नहीं लड़ती है, तो समझिए कि भारतीय जनता पार्टी 70 से ऊपर सीट लेके आएगी। अखिलेश यादव अगर सहमति एक और इन्होंने दे दिया, अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करके भाजपा को तो ये लगे हाथ ही लड्डू दे दिया, दोनों हाथ में लड्डू दे दिया। ये सिर्फ जो है जनता को भ्रमित करके देश का चुनाव हो रहा है। देश के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस, इनके अलावा कोई भी प्रमुख दल नहीं है। इनको हटाकर देखा जाए तो सरकार बनाने को लेकर भाजपा दावेदारी करेगी, कांग्रेस करेगी, लेकिन कांग्रेस यहां पर क्या है, पिछले एक महीना से देखा जा रहा है।
लेकिन एक समस्या ये है ना कि जहां जहां कांग्रेस, अब क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में मजबूत है। आप बिहार में देख लो, स्थिति अलग है, यूपी में अलग है, कांग्रेस का उतना मजबूत नहीं है, जो कि सच्चाई है। तो वहां जी पे अब देखिए, काम करेंगे ना। एक घटनाक्रम आपको याद होगा उज्जवल भाई, 2009 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 4 सीट दे रही थी और 5 सीटों का डिमांड करके चल रही थी कांग्रेस पार्टी। जब सहमति नहीं हुई, कांग्रेस अपने दम पे लड़ गई और प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के आ गई। ये क्षेत्रीय पार्टियों का आकलन है कि मैं मजबूत हूं, और कांग्रेस 89 के बाद से स्पेस देती गई और क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हो गई और लगे हाथ भाजपा भी। आज देश की जनता 543 सीटों पे, इससे भी आप इत्तेफाक रखेंगे कि 543 सीटों पे अगर किसी का वोट है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि भाजपा भी 400 लगभग 100 सीटों पे नहीं है कहीं। तो यह तो जनता ढूंढ रही है कि कांग्रेस आए। कांग्रेस के जो कोर वोटर हैं, या बीजेपी में एंटी मोदी जो वोटर हैं, या यादव जो आपके अन्य जो विपक्षी जो हैं, ये ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस स्थिरता के साथ चुनाव तो लड़े, तब तो उसके नए नए नेता और कैडर निकलेंगे। नीरज जी वापस आएंगे आपके पास। अभिमन्यु जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे होंगे, लेकिन अभिमन्यु जी एक बार जरा बज्जू सिंह जी से सुन लेते हैं। सर आप ही स्पष्ट कर दो, क्लियर कर दो, क्या कुछ बातचीत चल रही है? आपको तो अंदर खाने की खबर होगी। कांग्रेस से इतना बेहतरीन से ना अखिलेश बता पाएंगे, ना समाजवादी पार्टी के नेता बता पाएंगे, और ना अभिमन्यु जी बता पाएंगे, जितना आसानी से बज्जू जी बता देंगे। उज्जवल जी देखिए, जो खबर आपको है वही खबर हमें भी है। अभी तक कोई भी ऑथेंटिक खबर नहीं है। पर्दे के पीछे जो आप न्यूज दे रहे हैं वही न्यूज हम भी समझ रहे हैं। आपके बड़े बड़े नेता जो हैं वो बधाई दे रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी बधाई दे रहे हैं, आपके गठबंधन के साथी संजय निषाद बधाई दे रहे हैं, पहले से ही अग्रिम बधाइयां। वो बधाई इसलिए दे रहे हैं कि वो जानते हैं कि आज नहीं कल उन्हें आना है, इसलिए कि उनका स्वाभाविक गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ संभव ही नहीं है। इससे पहले जब भी वो चुनाव लड़े, आपने देखा जब भी विधानसभा के चुनाव हुए, पार्टी उनकी, सीट उनको, लेकिन प्रत्याशी कौन थे? प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के थे। अभी भी जो उन्होंने उनको ऑफर की है उसमें 3 सीटें वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में देना चाहते हैं। तो स्वाभाविक गठबंधन का है ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अच्छा बज्जू जी, चलो सारी बातें मान ली। सपा ने कदर नहीं करी, सपा ने ध्यान नहीं रखा, सपा ने भाव नहीं दिया, तीनों बातें मान ली। अब आप जयंत को ले लेंगे पार्टी में, बड़ा जनाधार है, मानता हूं मैं, जाटलैंड में उनकी अच्छी पकड़ है। ये परिवारवाद नहीं हो जाएगा? आप देखो, आप अभी मोदी जी ने पिछले दिनों ही बोला है परिवारवाद पे। अब आप सोचो, चरण सिंह, फिर अजीत सिंह, और उसके बाद जयंत चौधरी, और जयंत चौधरी को आप ले रहे हो, फिर आप कहो कि परिवारवाद हमारे में नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं। नहीं, हमारे में नहीं है। उन्होंने भाजपा के परिवारवाद की बात की थी प्रधानमंत्री जी। बाकी अच्छा, बाहरी आ जाएंगे तो वो परिवारवाद नहीं है? नहीं, देखिए वो तो गठबंधन का दौर रहा है और आज भी है, पहले भी रहा है। स्वाभाविक है। कौन सुनेगा, कौन मानेगा आपकी बात? पार्टियां की अपनी आइडियोलॉजी होती है, वो स्वयं की पार्टियां हैं, अपनी पैतृक पार्टियां हैं। तो आइडियोलॉजी ही बिल्कुल ग्राउंड लेवल से निकली है। आप मुख्यमंत्री भी ऐसे बना देते हो जिनका किसी को पता भी नहीं होता। आपने ही तो करके दिखाया ना, अभी बिल्कुल पीछे से बैठे हुए अंतिम व्यक्ति के आदमी को उठा देते हो, और उसके बाद फिर ये भी कर देते हो, तो फिर समानता तो सब आ गई ना सर, वही वाली बात हो गई। नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था अन्य दलों के परिवारवाद और भाजपा के परिवारवाद में क्या अंतर है। अगर काम करके कोई अपने को अपनी पहचान बनाता है तो स्वाभाविक है कि वो भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद के रूप में। जयंत चौधरी को आप ले लोगे, उनका काम ऐसा कौन सा लग रहा है कि उन्होंने अपना पहचान बनाई है अपने काम से? नहीं, मैं जयंत चौधरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने भाजपा के लोगों की बात कर रहा हूं, भाजपा के नेताओं की बात कर रहा हूं जिसपे आरोप लगाते हैं। कल को गठबंधन में आएंगे तो आपके ही तो गठबंधन के साथी कहे जाएंगे भाई। नहीं, अरे कोई भी बयान होगा वो गठबंधन से अलग थोड़े ना होगा, बीजेपी को उस पर सहमति देनी पड़ेगी, नहीं होगी तो फिर वो गठबंधन नहीं रहेगा। तो क्या हमारे पास नहीं है क्या? ओम प्रकाश राजभर से हमारा गठबंधन है, निषाद पार्टी से हमारा गठबंधन है, अनुप्रिया पटेल जी से हमारा गठबंधन है। ये सब पार्टियां स्वयं पार्टियां हैं, एक विशेष वर्ग की पार्टियों का। ठीक है बच्चू जी, अभिमन्यु जी के पास जरा चल लेते हैं। अभिमन्यु जी साथ आ जाएंगे तो वो भी हमारे स्वाभाविक गठबंधन के हिस्सा होंगे। ठीक है अभिमन्यु जी, आपको तो साहब अखिलेश यादव का बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है आपके पास, और अभी हाल के विधानसभा चुनाव खैर कैसे ही भूल सकते हैं, क्या क्या उत्तर प्रदेश के अंदर घटा है सपा और कांग्रेस के बीच में, तो बुलाया नहीं जा सकता। खैर उन सबको भूल के अखिलेश जी आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ बातचीत हुई, लेकिन एक समस्या आपके साथ है,
अब उसको कहिए आपका दुर्भाग्य है, आपका क्या बताएं उसको। जहां जहां से राहुल गांधी निकले हैं साहब, एक टैगलाइन ऐसी जुड़ गई है आपके साथ कि वहां वहां के बड़े घटनाक्रम ऐसे हो जाते हैं जो झटका लगता है, पूरे गठबंधन को लगता है। आपने मणिपुर से जब यात्रा शुरू की तो मिलिंद देवरा वहां से हटे। आप जैसे पहुंचते हैं झारखंड, हेमंत सोरेन पे बड़ा झटका। आप पहुंचते हैं बिहार, नीतीश कुमार अलग हुए। आप आ रहे हैं यूपी, बड़ा झटका तैयार है आपके लिए। अभिमन्यु जी। उज्जवल जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए उज्जवल जी, जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है, लगातार दावे कर रही है और कह रहे हैं कि 400 सीटें आएंगी, यूपी में कह रहे हैं 80 सीटें पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और अब जो देखने में आ रहा है वो दिख रहा है कि बड़ी हताशा है और निराशा है। एक एक सीट पर, एक एक सीट के लिए परेशान हो रहे हैं। अगर सचमुच में इनमें दम होता तो ये जो मंदिर के मुद्दे पर बहुत अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपना काम के नाम पर ये लोग मैदान में आते। इनको सिर्फ इंडिया अलायंस के जो साथ वाले दल हैं, यानी कुछ ना कुछ कमी तो है इनमें, अभी भी इनके नहीं आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय लोकदल जो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चूंकि मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूं, जो गन्ने का आंदोलन करती है, आज 6,000 करोड़ रुपया हम लोगों का, किसानों का, सरकार पर और शुगर मिलों पर बकाया है। और यूपी के किसानों को हरियाणा और पंजाब से कम दाम मिल रहा है। वो सरकार को जो घेरने की बात है, वो किसान किससे सवाल पूछता है? किसान पूछता है जो सत्ता में बैठे हुए दल है, चाहे उसमें कल को हम भी हो सकते हो, पीछे भी हम रहे हैं, लेकिन सवाल बनता है सत्ता पक्ष से। छुट्टा जानवर से आज किसान परेशान है। इन्होंने कहा आय दुगनी करेंगे, इन्होंने कहा सिंचाई की बिजली मुफ्त देंगे, एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ, तो उस पर किसको घेरा जाएगा? जाट आरक्षण के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रारूप बनाया, वो मामला आगे बढ़ा। मैं वहीं पर आ रहा हूं उज्जवल जी। और इस भाजपा की सरकार ने जाट आरक्षण वाले मुद्दे को हाशिए पर डाल दिया, पैरवी नहीं करी। इसके अलावा हाथरस में लाठीचार्ज हुआ, जयंत चौधरी पर हुआ। वो उस अन्याय को राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता अपने दिल पर लगा के बैठा हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर जयंत चौधरी जी को जाना था तो वो उस दौरान चले जाते, 2019 में चले जाते, अब विधानसभा चुनाव के दौरान चले जाते। जयंत चौधरी जी को भी दिख रहा है कि हम सबको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है, इन्होंने चले जाते। अब ये बात इन्होंने उज्जवल जी एक भी वादा पूरा नहीं किया है। 20 करोड़ रोजगार की बात थी, 12 करोड़ रोजगार घट गए हैं, 42% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। तो ये आंकड़ा तो बता रहा फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, इतनी महंगाई बढ़ गई है। उसके बाद आप बात रखिए, आप कह रहे हैं कि अगर जयंत जी चाहते तो 2019 में भी चले जाते। सर, वोट शेयरिंग का भी एक मसला है। इलेक्शन कमीशन उसके बाद अगर पार्टी से वो हटा दिया फिर क्या करेंगे भाई? अपनी मौजूदगी भी तो बरकरार रखनी है कि हर बार हारते ही रहेंगे, हर बार सीटें गंवाते रहेंगे। देखिए उज्जवल जी, ये हार जीत तो लगातार लगी रहती है। अब की बात दूसरा टेन्योर है भारतीय जनता पार्टी को, क्या जीतने के रिकॉर्ड ये कांग्रेस पार्टी का खत्म कर देंगे? अभी तो संभव नहीं है, लेकिन जिस तरह से घमंड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है, जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा आंदोलन करने वाली पार्टी है आज भी। हम किसानी की बात करते हैं, ये मंदिर मस्जिद पे पहुंच जाते हैं। हम महंगाई की बात करते हैं, ये हिंदू मुसलमान पे पहुंच जाते हैं। हम कहते हैं महंगी चिकित्सा क्यों है, महंगी शिक्षा क्यों है, जो नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे को छोड़कर, क्योंकि वो कमर्शियल एक्सप्रेसवे है, जो भी जिले के मार्ग है, जो आ रही है उसकी सड़कें, वो क्यों टूटी हुई है। लेकिन ये पहुंच जाते हैं हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कुछ काम नहीं है। मंदिर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बना है, उस पर ये अपनी पीठ थपथपाते हैं। अगर सचमुच में इनकी तैयारी है, सचमुच में ये लोग चुनावी मैदान में आ रहे हैं और जीत रहे थे, तो ये क्यों नहीं अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर पाते, क्यों नहीं कर पा रहे? उसका कारण ये है उज्जवल जी कि ये जो समीक्षाएं चल रही हैं लगातार मीडिया में, उज्जवल जी मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, वो सिर्फ इंडिया अलायंस के दलों को लेकर चल रही है। ये तो नहीं बता पा रहे हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये तो नहीं बता पा रहे राजभर जी कहां से लड़ेंगे, गाजीपुर से लड़ेंगे या गोरखपुर से लड़ेंगे, कौन सी सीट मांग रहे, ये तो कुछ नहीं बता पा रहे हैं। कहीं से सवाल पूछा जा रहा, क्योंकि इंडिया अलायंस से सवाल पूछा जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग विपक्ष में, और एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इन्होंने झारखंड में सरकार गिरी, आपने पूछा कि वो जब यात्रा चालू हुई, इस यात्रा में क्यों रहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि हलचल है, एक आवाज है, राहुल गांधी की आवाज है। झारखंड में इन लोगों को राजनीतिक सबक सिखाया गया। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया है इन लोगों को, यही अब आगे होने वाला है इनके साथ। ठीक है नीरज जी। जी जी
जी जी जी। अब देखिए, दो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता लोग बोल रहे हैं, अभी बज्जू भाई भी बोले हैं। बज्जू भाई से आपने सवाल किया, कुछ बेचारे ये उसी में बचाव में ही रह गए परिवारवाद का। होता क्या है कि राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय ले लेता है और राष्ट्रीय नेतृत्व बोल देता है और बचना पड़ता है प्रवक्ता को। इन्होंने ओम प्रकाश राजभर का नाम लिया, अच्छा किया। सुप्रिया इनका लिया आपने, अनुप्रिया पटेल का, अच्छा किया। लेकिन अभी 2 महीना पहले बिहार की नहीं, देश की आधी आबादी के लिए जो कि घमंडिया गठबंधन बोला करते थे, उसके जनक को ये अपने में ले लिए और आपने देखा कि कितना मतलब हुआ। कौन कौन बोला था? तो राजनीति में उज्जवल भाई न कोई आखिरी पार्टी होती है, न कोई आखिरी शब्द होता है। अब आइए विपक्ष का। विपक्ष आज भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन 1-2 चेंजिंग करने के बाद और मजबूती बढ़ेगी। भाजपा क्या कर रही है? राहुल गांधी को टारगेट करती है और पूरी की पूरी इनकी जो टीम है इसी चीज पे लग जा रही है कि कैसे हम डिफेंड करें राहुल गांधी को। अरे बोलने दो राहुल गांधी को, वो तो चाह ही रही है। आपने काम का मुद्दा उठाया, आपके पास इतने कैडर तो है। बीजेपी करना भी चाहिए भाई, बीजेपी का तो जन्मसिद्ध अधिकार है, वो तो पार्टी का अधिकार होगा। सामने एक चीज बताइए। देखिए, मैं भी बोल रहा हूं, कल से मतलब न्यूज चल रहा है, जब मोदी जी ने बोला 370 हम लाएंगे, बीजेपी लाएगी, 400 पार गठबंधन रहेगा। इस तरह से टारगेट बिजनेस में व्यापारी फिक्स कर सकता है, लोकतंत्र के अंदर में कोई राजनेता आप नहीं कर सकता है। तो ये पहलू कांग्रेस को समझ लेना चाहिए। अब कांग्रेस को क्या होना चाहिए? इस पर चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि पिछली बार कांग्रेस बीजेपी 72 सीटों पे दूसरे नंबर पे रही, अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस भी 210 सीटों पे दूसरे नंबर पे रही। 72 का आंकड़ा और 210 का आंकड़ा बहुत ज्यादा गैप होता है। अब स्थिति क्या है? कांग्रेस जन समस्याओं को लेकर, भाई उतरो, आप जनता के बीच में जाओ। जो इनके गठबंधन के दल हैं वो जाएं, नहीं जा रहे हैं। चैनलों पे बैठ के एंकर से और भाजपा के लोगों से ये बोलते हैं कि आपने ये घोटाला किया, वो घोटाला किया। और रही बात भाजपा की, भाई भाजपा ने विकास किया है, मैं नहीं कह रहा हूं कि विकास ही नहीं किया है। ये वही विकास है कि कान भी अब सुनने को तैयार नहीं है। अगर वही विकास इतना महत्वपूर्ण है तो विकास के नाम पे वोट मांगिए। कांग्रेस को गरिया के वोट मिलने से और विपक्ष को नकार के वोट मिलने से क्या? एक कहानी, अब घटना याद दिलाऊं। 1 साल पहले हमारे सम्माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहा करते थे, भाइयों बहनों विपक्ष है ही नहीं। लेकिन एक रोजगार के मामले पे क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन उठ गया, मजबूरी हो गई भाजपा को उसका जवाब देना कि विगत 8.5 सालों में, सुन लीजिए, विगत 8.5 सालों में कितना आपने नौकरी दिया। पता चला कि 22 करोड़ कुछ लाख फॉर्म आवेदन पड़े और 7,26,000 ही नौकरी दिया गया। यूपीए के जो दौरान, जो कार्यकाल के दौरान जो नौकरी दिया गया था उससे भी कम। अब इस पे मामला हो गया। मोदी जी और वर्षे जब जनता हो गया था, तुरंत भाजपा ने एक नैरेटिव क्रिएट किया कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। तो देश का सोचिए, पक्ष हो या विपक्ष हो, आपने देश का सोचिए। मुझे लग रहा है इसका जवाब देना चाहिए बज्जू जी। आरोप नहीं है, आरोप नहीं, तर्क है। जवाब देना पड़ेगा भाई बज्जू जी। देखिए, इस समय जो नीरज भाई ने कहा पार्टी का जो एक बनाया कि वो सिर्फ तो भाई 70 साल आप रहे और हमसे तो आप जवाब मांगते। बज्जू जी कहा 70 साल। देखिए अब बोलना पड़ेगा, अब इंटरप्ट करना पड़ेगा बज्जू भाई, क्योंकि हमारे सवाल का जवाब दे रहे हैं। एक बार कुछ चंद सेकंड बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस ये आप याद रखिए कि 54 से 56 साल कांग्रेस सत्ता में रही, उसका क्या हश्र हुआ है यह ध्यान दिए। 56 साल लग गया था, लेकिन जब उसी परंपरा को लेकर आप चलेंगे तो आपका हश्र क्या होगा यह भी आपके जेहन में होना चाहिए। कंटिन्यू करिए जी। ठीक बात है, आप जनता है और जनता जो कि सबको पर बैठाती है और उतारती है। तो 2014 के चुनाव आपने कहा ना कि हम 300 आएंगे, मोदी जी ने कहा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, वो सरकार बनी। 2019 में कहा कि 310 सीटें, 300 पार किया हमने नारा किया है 400 प्लस, तो हम 400 प्लस का नारा, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं आप कह रहे हैं कि कोई व्यापार। वही मैंने कहा, नहीं ये लोकतंत्र में नहीं होता है, ये व्यापार में होता है टारगेट अचीवमेंट। लोकतंत्र में जनता के बीच में जाकर वोट मांगने वाले लोग टारगेट फिक्स नहीं करते हैं। यह भी हमारा लोकतांत्रिक तरीका है। ये
टारगेट फिक्स होता है। कांग्रेस इस पे जवाब नहीं दे पा रही है, लेकिन टारगेट बताइए ना। आप भी बच्चों भाई नया राजनीतिक नहीं है, आप पहले से हैं, आपके बारे में भी जानता हूं, लेकिन आप बताइए कि टारगेट फिक्स कहां होता है? व्यापार में होता है, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, समाज में नहीं। यही टारगेट आप फिक्स करते 2 करोड़ रोजगार वाला, आप टारगेट फिक्स करते कि काला धन पे हमने जो एसआईटी बनाई है उसको कितना दिन में उसे ले आके सबके सामने रिपोर्ट रख देंगे। टारगेट आप फिक्स करते कि पुलवामा का जो 14 तारीख आ रहा है, 5 साल हो गया, आरडीएक्स आया कहां से, ये सब टारगेट में होता है। लेकिन आप टारगेट क्या फिक्स करेंगे? चुनाव से चुनाव जीतने तक का टारगेट होता है। ये सब गलत चीजें हैं। नीरज जी जवाब भी सुन लेते हैं। आरोप का पुलिंदा बहुत इकट्ठा हो गया है, जवाब तो सुनना पड़ेगा। देखिए, आपने जितने भी सवाल उठाए, केंद्रीय जांच एजेंसियां सब पे काम कर रही हैं। और के क्षेत्र में जो सरकार ने काम किया है ना, पिछली सरकारों का रिकॉर्ड देख लीजिए और इस सरकार का रिकॉर्ड देख लीजिए। भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए क्या, किस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं? हो सकता है कांग्रेस के लोग आपको रिकॉर्ड न दे पाए। बच्चू भाई कुछ सेकंड आप स्टार्ट करिए, 10 मिनट और भी आपके साथ हो जाएगा। आप बताइए, काम बताइए, मैं आपको पूरा हिसाब बता रहा हूं। हो सकता है कांग्रेस आपको तथ्य न दे पाए, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते आप गिनाइए, अपने हिसाब से गिनाइए कि किस काम पे आप चर्चा करना चाहते हैं। उसका इंप्लीमेंट से लेके रिजल्ट तक मैं आपको बताऊंगा। अब थोड़ा प्लीज चर्चा कर लीजिए जी। एक और दिन रखेंगे और यही सारे मुद्दे होंगे। आप बैठे हो, बिल्कुल आज मैं आपने सिर्फ पश्चिमी यूपी की बात रखी और जयंत चौधरी को भाई लेकर जाने का काम तो यही कर रहे हैं ना। इधर बात होनी चाहिए मुझे लग रहा है, क्योंकि हम मुद्दे से पूरी तरह भटक चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए, वो जवाब देंगे नीरज जी। अभी उनको जवाब देना होगा, भाजपा को देंगे। देखिए, यहाँ पर मेरा दोनों से सवाल है, प्रतिबंध नहीं है कि मैं कांग्रेस से पूछूंगा, भाजपा से नहीं। मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों से पूछूंगा। बच्चू भाई, मैं जनता का प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ हूँ, पार्टी के किसी बेसिस पे नहीं बैठा हूँ, तो सवाल तो दोनों से पूछूंगा ना। मैं पूछ लेता हूँ, आपके पास पश्चिमी यूपी से एक मंत्री है ना केंद्र में, बज्जू जी, पश्चिमी यूपी से आपने केंद्र में मंत्री बना रखा है ना संजीव बालियान को, और उत्तर प्रदेश में आपने अध्यक्ष भी बना रखा है भूपेंद्र चौधरी जी को। ठीक है, दोनों पश्चिमी यूपी से आते हैं। जी। अब आपके ही अंदर से खबरें ये आ रही हैं कि भाई वो कड़ी टक्कर नहीं दे पाए जो देनी चाहिए थी, इसलिए जयंत चौधरी को आपको आना पड़ा। और ये तो सब खैर जानते हैं कि संजीव बालियान, जो पिछला वाला भी चुनाव हुआ, 2 सीटें 5 विधानसभा सीटें थी, 2 आरएलडी को गई, 2 सपा को चली गई, 1 आपके खाते में रह गई, जहां इतना बड़ा चेहरा हो। तो ये सवाल है कि जयंत चौधरी को लाना आपकी मजबूरी भी है, और आप सारे तरह के लालच उनको फेंकेंगे, देंगे और दे रहे हैं। देखिए उज्जवल जी, राजनीति में अगर हम काम राजनीतिक क्षेत्र में कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम सत्ता के लिए भी राजनीति करते हैं कि हम सत्ता में रहेंगे तभी जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर पाएंगे। तो स्वाभाविक है, जो हमारे विचार से हमारे सहमत होता है वो पार्टियां साथ आती हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं, हम जयंत के बिना भी अभी 2022 का चुनाव लड़े और रिकॉर्ड वोटों से उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते। ऐसा नहीं है कि हम जयंत के चुनाव नहीं है। जयंत जी के पास आज की डेट में एक भी सीट नहीं है लोकसभा की। हम छोड़ना चाहेंगे, उनके आने से तो बड़ा फायदा नहीं होगा आपको। नहीं, फायदे की बात नहीं है। नहीं, आप बता दो ना, फिर ऑन कैमरा बोल दो, जयंत चौधरी या आरएलडी को गठबंधन में साथ लेने से कोई बड़ा फायदा बीजेपी को नहीं होगा। सब कुछ राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम तो अपने फायदे के लिए भी होता है। जयंत के आने से, जिस तरह से नीतीश के आने की जिम्मेदारी भाजपा का कोई प्रवक्ता नहीं ले रहा है, बोल दे रहा है कि नीतीश जी समझे जो बोले हैं। अब बताइए, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जयंत के आने से कोई फायदा नहीं, इसका मतलब जयंत अपने फायदे के लिए जा रहे हैं। नीरज जी प्लीज, नीरज जी, आपने अभी कहा कि राजनीति एक समय किया जाता है, उससे करना भी पड़ता है। राजनीति में कोई दरवाजे बंद नहीं रहते हैं, राजनीति में संभावनाओं के खेल है और सभी तरह के लोगों को साथ में लिया जाता है जो भी विचार से जुड़ता है। जी, और खुद को छोड़ के सभी लोग अलोकतांत्रिक भी होते हैं। क्या बज्जू भैया? अभिमन्यु जी के पास जाते बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं सर, लेकिन एक सवाल भी देखिए उज्जवल जी तय कर दी है। सवाल ये है उज्जवल जी देखिए, एक बात साफ हो गई है कि जो पहले चरण का जो चुनाव होगा उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल रहता है, और अब की बार जो इनकी हार की शुरुआत हुई पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चालू हुई थी।
अब चूंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है और राज्य का चुनाव ना होकर केंद्र का चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में अगर इनके पास, जैसा कि आपने खुद ने भी कहा, इनके पास एक केंद्रीय राज्य मंत्री उसी समाज से है और प्रदेश अध्यक्ष भी है, लेकिन वो कुछ अलग से जलवा नहीं दिखा पाए हैं। तो जो पहली चरण का चुनाव होगा वहां ये वहां ये कमजोर है उज्जवल जी, वहां ये कमजोर है। ये बात अब मार्केट में, ये बात अब जनता के बीच में चर्चा के तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ गई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हार कर जाएगी अगर राष्ट्रीय लोकदल नहीं होगा। ये बात आज के निष्कर्ष भी तो निकलना चाहिए ना। तो ये निष्कर्ष है, बज्जू जी का द्वारा दिया हुआ निष्कर्ष है। और इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि चूंकि एक ही उनके पास कोई सांसद नहीं है लोकसभा से, यानी उनके पास सांसद नहीं है, तो आप ले रहे हैं तो क्या मजबूरी है, और आपकी 80 की 80 लोकसभा सीटें आ रही हैं। तो इसका कारण सिर्फ ये है, वो हम बताते हैं, वो ये है पहले चरण में चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश होगा और ये लोग हार अपनी जो आगामी हार है वो इन लोगों को दिख गई है। अगर खुदा ना खास्ता इनका गठबंधन ना हुआ इनके मुताबिक, तो निश्चित तौर पर क्लीन स्वीप होने जा रहा है और इंडिया अलायंस इन लोगों को हरा रहा है। 2009 वाली स्थिति जब दोबारा ना बन जाए कहीं, अगर ये सचमुच में काम कर रहे होते इन्हें जरूरत ही नहीं होती। सचमुच में अगर काम किए हुए होते, मंदिर से अलग ये सोच रहे थे, अब मंदिर का मुद्दा चल ही नहीं रहा, जनता ये ले लेके चले थे, ये हल्दी और चावल लेकर घूम रहे थे, क्या हुआ उसका? जनता ने इनको साइड कर दिया। भगवान में और श्रद्धालु के बीच में ये कौन थे, इन्हें साइड कर दिया, इन्हें तवज्जो नहीं मिली। अब ये देख रहे हैं कि टीआरपी लगातार घट रही है और हार तय है, बोखलाई हुई है भाजपा, हार तय है इंडिया अलायंस। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग जुड़े। खैर फिलहाल देखना होगा कि अब कब तक खबरें आती है, क्या खबरें आती है। खबर जयंत चौधरी के बीजेपी के संपर्क में जाने की है, खबर आ रही है, अब कैसे तय होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, मैं जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।